हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ की क्लासेस देना शुरू कर दिया। ठीक हो, आप रीजनिंग की सारी क्लासेस लगभग समाप्त हो चुकी हैं। रीजनिंग में एक दो चैप्टर है वो आपको आता है। ठीक है, जो टफ चैप्टर थे वो मैं सारा करा चुका हूँ, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज से मैं आपको मैथ की सारी क्लासेस दूंगा। ठीक है, जो कि यूपीएसआई हो या कोई भी एसआई, चाहे दिल्ली एसआई हो, ठीक है, बिहार एसआई हो, किसी भी सीपीओ एसआई हो, ठीक है, कोई भी एसआई होगा, एग्जाम होगा, उसमें आपको ये सारे चैप्टर, मतलब ये ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा, सभी में जो मैथ आएगा, मैथ का पोर्शन, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आइए मैं पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम में कई प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप बताइए नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, जब इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, ठीक है, ये कैसा नंबर है, मान लीजिए -25। तो -25 ये कैसा नंबर है, इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। तो ये अवास्तविक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि इसको कोई कह दे कि इसको सॉल्व करिए, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम दो बारों में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक तो इसको हम √25 कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम -√1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब √25 को तो आप सॉल्व करना जानते ही होंगे, 5 × 5, और ये आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 को हम क्या लिखते हैं, i से डिनोट करते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारा 5i आएगा। आई से ये इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये 5i हो जाएगा, हमारा अवास्तविक संख्या हो जाएगा। अब देखिए नंबर क्या होता है। नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो रियल नंबर होता है और एक होता है हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे संख्या, ठीक है, संख्या मतलब नंबर। तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं, यहां पे हम संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, और इसको कहेंगे हम अवास्तविक संख्या। ठीक है, ये हो गया वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो रियल नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब रियल नंबर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। कैसे, वो होता है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और ये होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2, और ये अशांत होता है। अपरिमेय संख्या जो होती है वो पॉइंट में जाता रहेगा, वो डॉट जाता है। ठीक है, तो उसको हम जैसे √2 1.4 1414 करके, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। √3 इसका मान जो है वो आप निकालेंगे तो डॉट मतलब एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। ठीक है, अशांत मान रहता है। √5 √7 ये डॉट हो जाएगा। ठीक है,
अब परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये √16 है, इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये आपका 9 है, ये आपका √25 है, डॉट 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 ऐसे। तो इसको हम √16 को हम 4 लिख सकते हैं और 4 को 1 लिख सकते हैं, तो 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। अब 400 के कितने गुणनखंड एवं गुणज होंगे, इसको आपको बताना। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 400 के, ठीक है, कितने अब ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाए आपको कि 400 के कितने गुणनखंड या गुणज होंगे, तो इसके कैसे हमको पता चलेगा कि इसके कितने टोटल फैक्टर हैं। ठीक है, टोटल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, तो 400 को हम तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हमको तोड़ेंगे तो 4 × 100 कर देंगे, तो 400 हो गया। फिर 4 को हम तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और इसको 100 को तोड़ेंगे तो 25 × 4, मतलब 2 × 2 4 हो गया, और × 25 को 5 × 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 2 की पावर 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको इसमें यदि टोटल फैक्टर निकालना हो, मतलब कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर। ठीक है, तो टोटल फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी पावर 4 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक, और गुणे यहाँ जो है 2 है, तो यहाँ के पावर में +1 कर देंगे, तो हमारा 3 हो जाएगा। तो 5 3 15, मतलब 15 हमारे पास टोटल फैक्टर। यदि क्वेश्चन पूछ ले आपको एग्जाम में कि 400 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 400 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर जो है वो 15 आएगा। टोटल फैक्टर हमारा निकालना जो है वो 15 आएगा। ठीक है, अब इसमें गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। ठीक है, मान लीजिए 12 का पूछ ले कि कितने गुणनखंड होंगे और कितने गुणज होंगे। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप गुणनखंड को, फैक्टर को, गुणनखंड, ठीक है, ये गुणनखंड हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा गुणज। ठीक है, तो गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है, इसको हम कहेंगे फैक्टर, और इसको कहेंगे मल्टीपल। ठीक है, तो गुणज को हम मल्टीपल कहेंगे और गुणनखंड को फैक्टर कहेंगे। तो यदि हम 12 का फैक्टर पूछे तो हमारा क्या क्या होगा, 12 का फैक्टर देखिए 1 2 3 4 6 12, क्यों, देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो ये टोटल कितने फैक्टर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुणज क्या होगा, मल्टीपल, तो मल्टीपल तो डॉट 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 हमेशा अनगिनत हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, डॉट डॉट डॉट, ये होता है मल्टीपल। ठीक है, ये इसका गुणनखंड कहते हैं, और ये होता है हमारा गुणज। तो गुणज और गुणनखंड में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, समझ में आ गया कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब इसमें देखिए पूछ ले यदि कि 600 के कितने गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो यदि हम सम ऑड, मतलब ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर की बात करेंगे, पहले तो देखिए कितने गुणनखंड, टोटल फैक्टर निकालेंगे, फिर ऑड फैक्टर, फिर इवन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, आइए हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको कैसे निकालना है। तो 600 को पहले हम तोड़ेंगे, तो ये 600 हो जाएगा। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम 6 × 100 कर देंगे। ठीक है, अब 6 को हम तोड़ेंगे 2 × 3, और × 100 को हम 25 × 4, तो 2 × 2, और × 25 को 5 × 5। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब
ये तो आ गया हमारा इसका, ठीक है, गुणनखंड। अब टोटल फैक्टर क्या होगा, तो टोटल फैक्टर निकालना हो हमें, टोटल फैक्टर, तो हमारा क्या होगा, टोटल फैक्टर इसका क्या होगा, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए देखिए, अब इसके पावर में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, इसके पावर में जोड़ देंगे 1, 3 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर हमारा 24 हो गया, ठीक है। अब हम ऑड फैक्टर की बात करेंगे। ऑड फैक्टर क्या होता है, ऑड फैक्टर जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑड वाला जो ऑड के पावर है उसी को केवल लिखेंगे, मतलब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, और इंटू 5 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड फैक्टर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आएगा इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर क्या निकलेगा, तो 24 माइनस 6 कर देंगे, तो ये हमारा इवन फैक्टर हो जाएगा, तो ये 18 जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए कि 600 का हमसे पूछ ले कि टोटल कितने गुणनखंड हुए, ठीक है, तो टोटल फैक्टर निकालना हम आपको बता दिए, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर भी पूछेगा तो भी आपको पता चल गया कि कैसे निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। अब यूनिट नंबर क्या होगा, यूनिट किसे कहते हैं, मतलब इकाई संख्या या इकाई अंक। तो इसमें यदि मान लीजिए कोई डिजिट लिखा हुआ है तो इसमें इकाई अंक कौन सा होगा बताइए, तो हमारा जो इधर लास्ट का होता है, ठीक है, दाहिने साइड में लास्ट में, तो उसी को हम इकाई अंक कहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सैकड़ा पे कौन सा आता है 5, दहाई पे 4 आएगा, ठीक है, हजार पे 8 होगा, ठीक है। तो यदि यूनिट प्लेस या यूनिट नंबर निकालने के लिए पूछता है तो हम लास्ट की जो डिजिट आती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट, ठीक है, इकाई संख्या, यूनिट नंबर या इकाई संख्या। अब इकाई संख्या पे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको 2 की पावर 64, 2 की पावर 64 को हम पता करें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे इसका इकाई अंक, ठीक है। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए कोई भी संख्या दिया है तो उसके जितने भी पावर दिए हैं, ठीक है, ये जो पावर दिया गया है इस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 64 है तो 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 16 बार में जाएगा, ठीक है, 16 बार में जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब इसका रिमाइंडर जो बचेगा 0। तो 2 की पावर यदि पूरे बार जाता है तो 2 की पावर हम लिख देंगे, ठीक है, 4 × 16, ठीक है, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब 2 की पावर 4 लास्ट वाला जो है, यदि रिमाइंडर 1 भी नहीं बचेगा तो हम उसको 2 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की पावर 4 जो होगा इसको हम करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 हो जाएगा, और इसका यूनिट प्लेस नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 की पावर 64 का यूनिट नंबर पूछ ले, इकाई संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इकाई अंक और भी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज करिए एक क्वेश्चन और है, अब इस क्वेश्चन में आपका इकाई अंक पूछेगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे बताइए, ठीक है। मान लीजिए ये है, तो हमको इकाई अंक जब ज्ञात करना है तो हमें आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, आगे जो भी लिखा होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल इकाई से पता रहेगा, ठीक है। तो इकाई ये भी है, यहाँ इकाई है, ठीक है, यहाँ इकाई है और यहाँ पे इकाई है, तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 × 7 × 2 कर देंगे, तो 7 दूनी 14, दूना 28 आएगा हमारा। फिर 28 का लास्ट वाला जो डिजिट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8 आएगा। तो इसका आंसर रहेगा 8, 2, 4, 6, तो हमारा जो 8 वाला ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस हम लास्ट वाली डिजिट से, हमें आगे की जितनी भी संख्या है इसको देखना ही नहीं है, हमें लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है।
आइए हम पावर वाले की बात करते हैं। अब इसको देखिए, 3 की पावर 57 है, 3 की पावर 58 है, 3 की पावर 59 है, 3 की पावर 60 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? अब मान लीजिए 3 की पावर 57 है, ठीक है, तो हम 57 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। ठीक है, तो 4 से इसको भाग करिए तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 1 17, 4 चौको 16। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचा। तो जब 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा तो हम 3 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा। और 3 की पावर 58 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 हो जाएगा रिमाइंडर जब 58। और देखिए 3 की पावर 60 है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। क्यों? 15 चौको 60, तो पूरा पूरा मतलब 0 रिमाइंडर जब बचेगा तो हम इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 0 लिखेंगे तो हमारा, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो वो हमें करना नहीं है। ठीक है, तो 3 की पावर 4 कर देंगे। अब इसका मान निकालेंगे तो हमारा 3 की पावर 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 की पावर 27 है तो 27 का 7 हो जाएगा, और ये 27 3 81। ठीक है, तो इसका यूनिट नंबर 1 हो जाएगा। तो पहले का देखिए, यदि इतने पावर है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 58 है तो 9 होगा यूनिट नंबर, इसका 59 है तो 7 हो जाएगा, और ठीक है 60 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आपका 60 की जगह पे फिर 61 होता तो फिर हमारा 3 हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे बार वो फिर रिपीटेड होने लगता है। कोई भी डिजिट है तो उसको हम जब चौथी बार के बाद 5वां पावर लगाएंगे, ठीक है, तो वो रिपीटेड होगा। जैसे आइए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए 3 की पावर 1 तो ये 3 होगा। ठीक है, 3 की पावर 2 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो मतलब 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 तो ये फिर 9 के बाद 27 हो जाएगा, मतलब 7 हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट केवल देखेंगे हम लोग। ठीक है, यूनिट ही केवल देखेंगे। 3 की पावर 4 तो फिर आपका 81 हो जाएगा, मतलब 1। और फिर 3 की पावर 5 जहाँ करेंगे तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका फिर 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 81 3। ठीक है, तो 3 आ जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 81 है, मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार हो गया। यहाँ पे 5 बार मान लीजिए लिख देते हैं। ठीक है, 3 4 5 मान लीजिए 5 बार हो गया। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब 243 हो गया। ठीक है, जब 243 आएगा तो देखिए यहाँ पे फिर यूनिट नंबर हमारा 3 मिल गया। मतलब यहाँ पे देखिए फिर रिपीटेड हो गया, मतलब 5वें बार में रिपीटेड होने लगता है। इसीलिए देखिए 4 बार ही हम देखते हैं। मतलब कोई भी संख्या है तो उसके पावर जितनी भी दिया है तो उसको हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि हर बार 4 के बाद 5वां जो हो गया, ठीक है, तो वो सेम रिपीटेड हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसकी पावर जो है, ठीक है, पूरे की पावर जो है 342 है। तो फाइंड यूनिट प्लेस, मतलब इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ पे जब भी आप देखिए, ठीक है, तो इकाई अंक निकालना हो तो इतने बड़े अंक में ये जो लास्ट के 3 है, ठीक है, इसको तो आपको देखना ही नहीं है, केवल 7 की पावर देखना है हमें। ठीक है, उसी से हमारा इकाई अंक, तो हमें इकाई से ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 की पावर 342। अब 342 को हम सॉल्व करेंगे 7 की पावर, और इसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो पावर दिए इसको हम पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 342 को हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से करेंगे तो देखिए 4 8 32, 2 34, 2 22, 4 5 20, मतलब 2। तो जो रिमाइंडर आता है वही पावर हो जाती है। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? हमारा 2 हो जाएगा यूनिट प्लेस के लिए। ठीक है, और 7 की पावर 2 को क्या कहेंगे? 49, 49 होता है। ठीक है, तो 49, मतलब जो यूनिट प्लेस होगा हमारा, ठीक है, इसका
तो यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 होगा। 9 क्या होगा हमारा यूनिट प्लेस, ठीक है, मतलब इकाई अंक क्या होगा हमारा 9 होगा। मतलब इस पूरे का हमारा इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, नोट क्या करना है, ठीक है, 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक वही होगा चाहे इसके ऊपर जितने भी पावर क्यों ना लगाई गई हो, मतलब का इकाई अंक वही होगा। ठीक है, पावर मतलब घात चाहे जितना हो। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, जैसे उदाहरण है, मान लीजिए 5 की पावर 1, इसको हम क्या कहेंगे 5 कहेंगे। ठीक है, 5 की पावर 2 को भी हम 25 कहेंगे, और 5 की पावर 3 को क्या कहेंगे 125 कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा लास्ट यूनिट प्लेस क्या है हमारा 5 ही तो आ रहा है, तो ये देखिए 5 होगा। ठीक है, अच्छा 6 का देखिए, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 6 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए सभी में क्या है यूनिट प्लेस हमारा 6 ही तो आ रहा है, और 1 में 1 होगा तो 1 तो होना ही होना यूनिट प्लेस, 0 में तो 0 होना ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहे हैं 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक वही होगा चाहे घात जितना भी लगा दिया जाए। मतलब आपको यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 5 की पावर 999 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो इसका इकाई अंक आपको देखना ना सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर जो देंगे, ठीक है, 5। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब इसी में एक क्वेश्चन और बना दे, मान लीजिए कि 6 की पावर 99। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा यूनिट प्लेस, क्या होगा बताइए। तो इसका भी आंसर हम तुरंत दे देंगे, हमें कुछ इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना 6 को 4 से भाग करने की जरूरत है, इसको हम डायरेक्ट आंसर 6 देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट नंबर क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगले। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तभी आप हमारे इस वीडियो को, ठीक है, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, आप हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं, अभाज्य का मतलब ही होता है कि जो संख्या किसी से ना कटे, जो संख्या किसी से ना कटे वो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, लेकिन यहाँ पे 1 ... ठीक है, ये ऐसे बनती जाएगी। तो 1 जो होता है वो क्या होता है अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे 1 को क्यों अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, 1 को, ठीक है, अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है जो एक से और स्वयं से कटे, मतलब जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब जिस यूनिट 2 संख्याओं से कटना चाहिए, एक तो एक से और एक खुद स्वयं से, तभी वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगी। लेकिन 1 में क्या है, ये 1 से तो कटेगा लेकिन और किसी से तो कटना नहीं है इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य की संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता है 1 को। ठीक है, समझ में आ गया। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है,
तो इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 से कटती है और खुद की संख्या से कटती है। जैसे मान लीजिए 11 है या 5 को हम मान लीजिए, तो 5 अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि ये 1 से भी कटती है और 5 से भी कटती है, ठीक है, और किसी नंबर से तो कटना नहीं है इसको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक क्या, एक केवल 1 से ही कटेगा और किसी से कटता नहीं है, कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब होगा कि 2 संख्याओं से, एक तो 1 से और एक स्वयं से कटनी चाहिए, ठीक है। इसलिए 1 को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। समझ में आ गया? कोई भी पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू वगैरह में कि 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पे 1 को हम इसीलिए, ठीक है, अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए अब आपको पूछा जा सकता है 1 से, ठीक है, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी बताइए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो वो होती है 25। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 25 होंगी। अब 1 से 50 तक कितने नंबर होंगे अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर, तो ये हमारा होगा 15, ठीक है। 1 से 50 तक 15 होगा और 1 से 100 तक 25 होगा, ठीक है, ये हमको याद करना है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन करें, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 to 90, ठीक है, के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी बताइए। तो हम जानते हैं 1 से 100 तक के बीच में जानते हैं, तो 1 से 100 तक की जो बीच की संख्या होंगी तो वो होती है 25, ठीक है, तो वो 25 हो जाएगा। और माइनस कर देंगे, माइनस किसको करेंगे, 90 के बाद, मतलब 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या जो आएगी, तो 90 से 100 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या आएगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, सम संख्या को तो हम लेते नहीं है, क्योंकि सम तो वैसे भी कट जाता है 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, तो सम को हम लोग को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अभाज्य संख्या को, तो अभाज्य चेक करना हो तो हम विषम संख्याओं को देखेंगे, ठीक है। तो विषम संख्या मतलब 91 कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर 93 कटेगा कि नहीं कटेगा, फिर 95 देखेंगे, फिर 97, फिर 99, ठीक है। अब 91 जो कटता है वो किससे कटता है, वो 13 से कटता है, तो ये तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, ठीक है। 93 किससे कटता है, वो भी 31 तिहाई 93, मतलब जो भी तीसरी संख्या से कटेगा तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। 95 तो आप 5 से कटेगा, ठीक है, तो ये होगा नहीं। आपका 97 ये जो होगा वो अभाज्य संख्या होगा, 97, ठीक है। उसके बाद आपका ये 99 होगा, ठीक है, 99, तो 99 तो 33 से कट ही जाएगा, तो ये भी नहीं होगा अभाज्य संख्या। तो 90 से 100 के बीच में कितनी संख्या बच रही है, 90 से 100 के बीच में एक, केवल 1 जो होगा हमारा अभाज्य संख्या पता है, ठीक है। और 100 तक हमें पता है, 1 से 100 तक हमें पता है कि 25 होती हैं, तो 25 माइनस 1 कर देंगे तो हमारा ये 24 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 24 अभाज्य संख्या जो है 1 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 से 90 तक के लिए पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 1 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप आंसर दीजिएगा 24, ठीक है। कैसे निकालना है, आपको बस ये रटना है, 1 से 100 तक और 1 से 50 तक आपको रटना है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर देना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और मैं दावा करता हूं कि इसका आप आंसर जो है वो गलत देंगे। तो इसमें आप देखिए कौन सी सम अभाज्य संख्या जो अभाज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही केवल सम अभाज्य संख्या होती है, 2, 4 तो 2 से कट ही जाएगा, ठीक है। तो 2 जो होगा वो अपने से भी कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या जो होगी सम अभाज्य 2 होगी, ठीक है। तो यदि इसको 2 प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो एक में क्या ऐसे कितने सम संख्या हैं, तो 1 होगा,
और कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको घुमा के पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, और बच्चे गलती करके चले आते हैं, 2 लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो हमें गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आपको रीजनिंग की क्लास लेनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से सारी रीजनिंग की क्लासेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।